हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और यह वीडियो परमाणु संरचना से संबंधित है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हमारी केमिस्ट्री में अब से पहले जितनी भी वीडियो आई हैं वो सारी परमाणु संरचना से संबंधित थी। उसी कड़ी में एक नई वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और संभव है कि सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मतलब यहाँ पे क्या है? द्रव्य के बारे में तो मैंने एक वीडियो आपको शेयर की थी और द्रव्य को डिटेल में बताया था कि यहाँ पे द्रव्य क्या है। तो ड्यूअल का मतलब होता है यहाँ पे कि मैटर के द्वारा दो तरह के गुणों को प्रदर्शित करना। मैटर के द्वारा, द्रव्य के द्वारा दो तरह के गुणों को प्रदर्शित करना। तो इसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। ये मेरे वो स्टूडेंट जो कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं या जो कक्षा 11 में आने वाले हैं उन बच्चों के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कक्षा 11 की केमिस्ट्री में एक चैप्टर है परमाणु की संरचना आधुनिक। अब हम परमाणु संरचना के आधुनिक वाले भाग में एंट्री कर चुके हैं और उसमें ये एक भाग है जिसे हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के संबंध में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अपना जो प्रस्ताव था, अपना जो सिद्धांत था वो प्रस्तुत किया था, तो उसके विषय में मैं आपको कुछ यहाँ पे लिखवाना चाह रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि एक ईयर है 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी, संभव है कि ये आपको नहीं दिख रहा होगा लिखा हुआ, तो इसको मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा। 1924 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे और वो कहाँ के साइंटिस्ट थे? फ्रांस के साइंटिस्ट थे। और सबसे जरूरी बात कि वो भौतिक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक थे। 1924 ईस्वी में उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसका नाम था द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने जितने भी कण हैं, अति सूक्ष्म कण हैं, उन कणों का अध्ययन किया था और बताया था कि कण के अंदर दो प्रकार के जो गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं, उस संबंध में कुछ बातें बताई। और उनका जो नाम था, पूरा ही नाम लिख देते हैं, उनका नाम था लुईस दे ब्रागली। कहीं कहीं पे इसे ब्राउगी भी बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन इनका जो पूरा जो नाम है वो है लुईस दे ब्रागली। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? फ्रांस के साइंटिस्ट थे। और किस विषय पर अध्ययन करते थे? अधिकांश भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक पर अध्ययन करते थे। ये टॉपिक भी एक प्रकार से, क्योंकि द्रव्य की बात हो रही है तो फिजिक्स में भी इसके विषय में कुछ ज्यादा बातें होती हैं। 12th में जब आप लोग जाएंगे तो 12th में भी इस विषय से संबंधित कुछ बातें होंगी। तो 1924 ईस्वी में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था लुईस दे ब्रागली नामक साइंटिस्ट ने, द्रव्य की प्रकृति को, द्रव्य की द्वितीय प्रकृति को थोड़ा सा हम लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। वो एक्सप्लेन कैसे किया था उस बात को समझने की कोशिश करें कि दी ब्रागली नामक वैज्ञानिक ने हमें क्या बताया कि जो कण होते हैं, जो द्रव्य होता है या जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, अति सूक्ष्म कणों में हम कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं? अति सूक्ष्म कणों में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रोटॉन का भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अति सूक्ष्म कण होते हैं, परमाणु में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और इसके अलावा एक और ले सकते हैं हम यहाँ पे एक न्यूट्रॉन की बात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्वयं परमाणु भी
और परमाणु हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, या इसके अलावा कोई अणु हो सकता है। ये जितने भी मैंने कणों के नाम लिखे हैं, तो डी ब्रागली ने अति सूक्ष्म कणों पर अध्ययन किया और बताया कि ये जो अति सूक्ष्म कण है, जब ये गतिशील अवस्था में होते हैं, गतिशील अवस्था मतलब जब ये चल रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, वेग की स्थिति में होते हैं, तो ये कण तरंग के रूप में भी हमारे साथ क्या करते हैं, एक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तरंग के समान व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। तो डी ब्रागली ने बताया कि जो द्रव्य होता है, जो मैटर होता है, वो कण के समान भी व्यवहार करता है और तरंग के समान भी करता है। समझ में आ गया? व्यवहार दो प्रकार से करेगा, एक तो कण के समान मतलब पार्टिकल के रूप में, और दूसरा किसके रूप में, वेव के रूप में मतलब तरंग के रूप में हमारे सामने जो है ये व्यवहार प्रदर्शित करता है। किसके द्वारा बताया गया था? ब्रागली नामक वैज्ञानिक के अनुसार। ये इसकी परिभाषा है। अगर पेपर में 1 नंबर में आता है कि डुअल नेचर ऑफ प्रकृति को एक लाइन में स्पष्ट कीजिए, तो आप बताएंगे कि जो कण होते हैं, जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, वो गतिशील अवस्था में जो है तरंग के समान कार्य व्यवहार करते हैं, अर्थात कण और तरंग दोनों समान से, दोनों प्रकार से हमारे सामने व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तब तक आप इस पॉइंट को जो है नोट कर लीजिएगा एक बार। इसको हम लोग यहां से मिटा सकते हैं और एक लाइन और इसमें जो इनकी परिभाषा से संबंधित है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं पे आता है इसके विषय में, तो इसमें लिख सकते हैं कि सभी गतिशील, गतिशील मतलब कि वो कण गति की अवस्था में होने चाहिए, सभी गतिशील जो अति सूक्ष्म, सभी गतिशील अति सूक्ष्म जो कण होते हैं, अति सूक्ष्म जो कण होते हैं, सभी गतिशील अति सूक्ष्म कण किसके समान व्यवहार करते हैं? तरंग, तरंग के समान, तरंग के समान, तरंग के समान व्यवहार, तरंग के समान क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो इस पॉइंट को आप ज्यादा नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डुअल नेचर का, कि जितने भी अति सूक्ष्म गतिशील कण हैं वो सारे के सारे किस रूप में कार्य करते हैं या व्यवहार करते हैं? वो तरंग के समान व्यवहार करते हैं। इस बात को चलिए एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? मैटर से मिलकर बना होता है, द्रव्य से मिलकर बना है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है उसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यूनिवर्स में 2 चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं यूनिवर्स में? एक तो पाई जाती है एनर्जी, कि भाई यूनिवर्स में एनर्जी पाई जाती है, और दूसरी चीजें क्या पाई जाती है? दूसरी चीज पाई जाती है मास, मास पाई जाती है। तो 2 चीजों में हमने इसे डिवाइड कर लिया। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है किस रूप में चलती है? किस रूप में चलती है एनर्जी? वेव के रूप में। और मास किस में पाया जाता है? जो अति सूक्ष्म कण हैं, जो पार्टिकल हैं, उनमें क्या पाया जाता है? मास पाया जाता है। यहाँ एक साइंटिस्ट भी आए थे इनसे पहले, जिनका नाम आइंस्टाइन था। तो आइंस्टाइन ने अपनी एक समीकरण दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि E बराबर क्या होता है? mc² होता है। E बराबर mc² होता है। तो यहाँ एनर्जी अगर वेव के समान कार्य कर रही है और मास जो है पार्टिकल की तरह कार्य कर रहे हैं, तो तब इन्होंने बताया कि यदि किसी गतिशील सूक्ष्म कण को जो है गतिशील अवस्था में देखा जाए तो वो वेव के समान कार्य करता है, मतलब उसमें एक प्रकार की एनर्जी भी पाई जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है, तो उसी प्रकार ये भी किस रूप में व्यवहार करेगा? वेव के समान व्यवहार करेगा। वेव मतलब अगर मास की बात कर रहे हैं कि कोई कण जो है गतिशील अवस्था में है और वो किस रूप में कार्य कर रहा है? पार्टिकल के रूप में भी व्यवहार कर रहा है, वेव के रूप में व्यवहार कर रहा है। तो वो जो वेव है उस पार्टिकल की, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, इतनी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एनर्जी जो है, ये E जो है एनर्जी है, और जो मास है वो हमारा क्या होगा? m होगा यहाँ पे, और c विकिरण या प्रकाश की जो चाल होती है उसको दर्शाया जाता है। और इसको आप नोट कर लीजिए तब तक एक बार, और हम बताते हैं कि भाई मास में जो वेव पाया जाता है वो वेव की जो वेव लेंथ है हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं। तब तक इसको नोट करिएगा आप एक बार।
तो दी ब्रागली के अनुसार जो हम तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे थे कि हम उसमें जो वेवलेंथ पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, तो तरंग दैर्ध्य और जो संवेग होता है उसमें क्या क्या संबंध होता है। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करते हैं और संवेग जो होता है, जो हमारा मोमेंटम होता है, वो क्या है यहाँ पे हमारा p है। तो इन दोनों के मध्य क्या क्या संबंध होगा उसको एक बार नोट करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें जो संबंध होगा h लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन यहाँ पे क्या होगा p होगा। लैम्डा यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है, इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य है। h यहाँ पे क्या है, h यहाँ पे है प्लांक नियतांक, h यहाँ पे क्या है प्लांक नियतांक है, और अपॉन जो यहाँ पे p है वो क्या है, p यहाँ पे जो है वो है संवेग। संवेग मतलब अभी थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं इस चीज को। तो यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू, हम इसको जो है थोड़ा सा और अगर एक्सपेंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। चूंकि हम लोग जानते हैं इसका रीजन क्या होता है, जो p बराबर होता है वो होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। मतलब द्रव्यमान गुणा वेग क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, p कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे p के स्थान पे क्या रख दिया, h अपॉन एम वी। तो यहाँ पे अगर हम इसे नियतांक मान लेते हैं h को, तो नियतांक को अगर वापस मोड़ा जाए तो हम इसको प्रोपोर्शनल टू में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा एम वी रख दीजिए। या अगर एम वी को हटाना चाहें तो हम इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इसके स्थान पे हम वापस क्या रख सकते हैं, ये p रख सकते हैं। अब चूंकि बात हो रही थी तरंग दैर्ध्य में और संवेग में क्या संबंध है, तो वो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे दर्शा सकते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट। इसको मिटा देते हैं। थोड़ा कोशिश करेंगे इसको और आगे करने की। जो हमारी दी ब्रागली की जो समीकरण है, दी ब्रागली की जो समीकरण है उसकी हम उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं किसी और कारण से। तो दो साइंटिस्ट की जो पहले से उपस्थित समीकरण थी उनकी हेल्प ले सकते हैं। एक तो आइंस्टीन है, आइंस्टीन की समीकरण क्या थी, आइंस्टीन की समीकरण थी E बराबर mc स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और एक हम दूसरे वैज्ञानिक का उदाहरण जो है यहाँ पे ले सकते हैं, मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्या बताया था, E बराबर h अपॉन वी, h अपॉन वी नहीं बताया था, E बराबर एच वी बताया था। आपको याद होगा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके सामने इस बात को जो है शेयर किया था। मैक्स प्लांक के नाम से मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की है, तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो प्लांक के नियतांक से संबंधित हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो इन समीकरण नंबर 1 व 2 से इन दोनों समीकरणों में जो E है वो E है हमारा कॉमन। तो E बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, E जो है कॉमन है, तो ये mc स्क्वायर ले लीजिए यहाँ पे। पहले तो mc स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच वी होगा। अब चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है c अपॉन क्या होता है, लैम्डा होता है। v बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। तो इस वाले फॉर्मूले में जहां पे v है वहां पे क्या रख सकते हैं, c अपॉन लैम्डा रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, mc इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे स्क्वायर लेके चलते हैं, थोड़ा सा और इसको खोलेंगे, एम सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, h अपॉन क्या बचेगा, यहाँ पे लैम्डा बचेगा। और या हम इसको और थोड़ा सा अगर एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा फेर बदल करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन
h अपॉन क्या ले सकते हैं, mc ले सकते हैं। या अच्छा यहाँ पे c क्या है, c प्रकाश का वेग या किरण या विकिरण का जो वेग है, इस c के स्थान पे हम लोग यहाँ पे v ले सकते हैं। तो इसको हम लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv ले सकते हैं। तो ये डी ब्रागली की जो समीकरण है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। थोड़ी देर पहले भी हमने इस प्रकार की एक समीकरण जो है आप लोगों के सामने स्थापित की थी, जो एक्सप्लेन करती है कि भाई डी ब्रागली की समीकरण किस किस प्रकार से हम लोग उत्पत्तित कर सकते हैं। डी ब्रागली की समीकरण को समझाने के लिए जो है तरंग दैर्ध्य, जो कण है, कण जो है जब गतिशील अवस्था में होता है तो उसमें वेव पाई जाती है, उसमें तरंग पाई जाती है। लेकिन वो तरंग कितनी वेवलेंथ की होती है, कितनी तरंग दैर्ध्य की होती है, उसकी बात को समझने के लिए हमें तरंग दैर्ध्य और संवेग में संबंध स्थापित करना होता है। संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी। चूंकि कण है तो कण के अंदर मास भी होता है। इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लेंगे कि जो p बराबर होता है वो क्या होता है, m और v की बात करते हैं। तो जो कण होता है उसके अंदर मास भी होगा और वेग है, क्योंकि वो गतिशील अवस्था में है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे संवेग लिया था। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन हम लोगों से पूछना है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में जाके हम लोगों को जो है एक छोटे छोटे से मैसेज डालते रहें। एक दो स्टूडेंट ने मैसेज किए हैं मुझे, लेकिन उनके क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने एक ही शब्द लिख के भेजा है। तो क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो वो पूरे एक्सप्लेन करके पूछेगा कि हमें इस वाले क्वेश्चन में ये समझाना है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का आंसर दूं या जवाब दूं। और आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जो ग्रीन फील्ड एकेडमी के नाम से है। और तब तक के लिए नमस्कार।